श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनाद। हमारे सामने एक परिपथ है, इसका बाह्य वोल्टा स्रोत जो लगा हुआ है प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत है, उसकी वोल्टा V है। इस परिपथ में श्रेणी क्रम में कुंडली तीनों जुड़े हुए। हमें इस परिपथ का निकालना है अनुनाद। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनाद, जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जब भी किसी भी निकाय की आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उसके कणों के कंपन आयाम अधिकतम हो जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम अनुनाद कहते हैं। रिपीट कर दूं, जैसे मेरे समक्ष बोर्ड है, हम जानते हैं बोर्ड भले हमको भी स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्थिर नहीं है। इनके जो परमाणु है, ये सारे परमाणु अंतर आणविक आकर्षण बलों के कारण ये स्थायी है, बंधन में बंधित जो भी है। तो इन परमाणुओं के अंतर आणविक आकर्षण के कारण वो कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर होते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं कंपन। और कितनी तेजी से वो कंपन हो रहे हैं, उस प्रति सेकंड कंपनों की संख्या कितनी है, उसको हम कहेंगे उस निकाय की आवृत्ति। बाहर क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल में वायु विकर्ण, हवाएं चल रही है, ठंडी हवा, गर्म हवा, जो भी है। इन सब में हम देख पा रहे किसी की कभी ऊर्जा ज्यादा होती है हवाओं की, कभी हवाओं की ऊर्जा कम होती है। कॉमन सेंस हम गैस के अणुओं की कंपन कंपन आवृत्ति भी अलग अलग है। तो जब बाह्य आवृत्ति आंतरिक आवृत्ति के बराबर है तो कण जो एक जैसे कंपन करेंगे तो कॉमन सेंस से आयाम अधिकतम होगा और घटना कहलाएगी अनुनाद। तो भैया यहाँ क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो यहाँ क्या लगा हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। इस वोल्टता स्रोत से प्रति सेकंड जो धारा की दिशा है वो बदल रही है। तो कितनी बार बदल रही है उसको हम कहेंगे इसकी आवृत्ति। प्रति सेकंड कितनी बार इसकी वोल्टता बदली, उसको इसकी आवृत्ति कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो वोल्टता स्रोत लगा है उसके साथ यहाँ पर लगा है कुंडली। कुंडली में होगी प्रेरण की घटना, फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत आवेश प्रेरित होता है। इसके साथ जुड़ा हुआ संधारित्र, संधारित्र का वोल्टा V बराबर C बराबर Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, V बराबर Q अपॉन C। धारिता अलग है, वोल्टा अलग है। बस यहाँ क्या है, प्रतिरोध ऐसा, प्रतिरोध की सिरों पर वोल्टा अलग है। तीनों इस श्रेणी क्रम में, इसलिए तीनों की वोल्टा अलग अलग है। तो इन तीनों की वोल्टा अलग अलग है, तो तीनों का परिणामी कुछ और ही आएगा। अब यहाँ पर ये वोल्टा स्रोत है अगर प्रत्यावर्ती, तो यहाँ पर जो परिणामी वोल्टा आएगा वो भी प्रत्यावर्ती वोल्टा होगा। अगर वो प्रत्यावर्ती वोल्टा है तो उसके प्रति सेकंड वोल्टा में, वोल्टा की दिशा में परिवर्तन होगा। अब इस एलसीआर का जो परिणामी वोल्टा है उसमें प्रति सेकंड कितनी बार परिवर्तन होगा, वो उसकी है आवृत्ति, और ये बाह्य वोल्टा स्रोत की आवृत्ति। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस घटना को हम कहेंगे अनुनाद। उस समय आयाम जो होगा धारा का अधिकतम होगा। तो धारा अधिकतम होने का मतलब है जो ये हम आयन कह रहे हैं वो उसका मान मैक्सिमम आएगा। धारा का जो शिखर मान है
वो एकदम से बढ़ जाए, आयाम बढ़ जाए, उसको हम कहेंगे आई मैक्सिमम। हम जानते हैं ओम का v बराबर आई बराबर v अपॉन r, v अपॉन r, यहाँ r लिख देता हूँ। लेकिन भैया यहाँ पर केवल प्रतिरोध नहीं है, कुंडली और संधारित्र भी है। इस वजह से यहाँ पर जो बाधा उत्पन्न होगी उसको हम प्रतिबाधा ना कि प्रतिरोध कहेंगे। इसमें यहाँ क्या लिखूंगा, तो आई मैक्सिमम बराबर v अपॉन z। तो मुझे अगर आयाम मैक्सिमम करना है, धारा का आयाम अधिकतम रखना है, तो वोल्ट का को अधिकतम रखना होगा। हां भैया यहाँ तो प्रत्यावर्ती वोल्ट का कांस्टेंट है। हां भैया उसका वोल्टेज तो फिक्स है। हां भैया मान लो ये है बाहर से जुड़ा 240 वोल्ट फिक्स है। हां तो इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ये उसको कम करके z उसको बदला जा सकता है। हां भैया अगर आपने प्रतिबाधा को कम कर दिया तो धारा का आयाम से अधिकतम हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे अनुनाद। ऐसा एलसीआर परिपथ जिसमें प्रतिबाधा न्यूनतम हो तो उसमें धारा आयाम अधिकतम हो जाएगा। और जिस समय होगा उसको हम क्या कहेंगे, परिपथ का अनुनाद। तो इस अनुनाद की घटना में क्या होगा, z बराबर रूट ऑफ r स्क्वायर xl माइनस xc का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर गौर से देखा जाए तो z को न्यूनतम रखना है। हाँ हम न्यूनतम रखने के लिए 0 कर दो, मान दो सबसे बेस्ट है। नहीं लेकिन प्रतिरोध 0 करने का मतलब है तार हटा दो। हाँ किसी भी परिपथ का प्रतिरोध नगण्य किया जा सकता है, 0 नहीं किया जाएगा। तो समझ में आ रही बात? हाँ तो ये r तो 0 होने से ना कभी। हाँ तो क्या करें, अगर हम दोनों को बराबर कर दें तो इसका मान 0 हो सकता है। और वो इसका क्या होगा, न्यूनतम होगा। मैं कहूंगा xl माइनस xc बराबर 0 तो बन जाएगा z बराबर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 0 या कहते हैं z बराबर मतलब ये कह सकते हो z बराबर r होगा। हां भैया या ये तो xc माइनस xl बराबर 0 होगा, तो z बराबर r होगा या कहते xl बराबर xc। तो जब प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है उस समय परिपथ में अधिकतम धारा बहेगी। पता चला ना? हां भैया उसी घटना को हम क्या कहेंगे, अनुनाद। क्या किसी को डाउट? नहीं भैया यहाँ तक हम कल एक बार पढ़ चुके थे। ये r बराबर रोयला को नहीं पढ़ते ना, तो फिर ये क्षेत्रफल बढ़ा के भी कर सकते हैं इसको। एक बात बता, आप जो मोबाइल चलाते हो उसमें आप क्षेत्रफल बढ़ा दो, कितना बढ़, कम नहीं जितना, समझ गए? तो अगर एक्सेल बराबर एक्सी है तो हम ये कह सकते हैं एक्सेल का मान क्या होता है, ओमेगा एल। अब वो है 1 अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा इनटू ओमेगा या ओमेगा बराबर का है और यही अनुनादी आवृत्ति। मतलब ये वो अनुनाद की आवृत्ति कितनी होगी तो इतना होगा। हाँ हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ओमेगा से निरूपित न करके यहाँ ओमेगा आर से निरूपित किया है कि रेजोनेंस जो भी आप अनुनाद को इंग्लिश में रेजोनेंस कहते हैं। और ये हम जानते हैं जो है कोणीय आवृत्ति, क्योंकि वो जो घटना घटित हो रही है वो इस प्रकार की हो रही है। तो मैं कह सकते हैं कोणीय आवृत्ति है। अगर उसको रेखीय आवृत्ति मतलब जाए तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। कोणीय अनुनादी आवृत्ति है, इसलिए अनुनादी आवृत्ति यहाँ पर कोणीय आवृत्ति थी वो रेखीय आवृत्ति। अब यहाँ पर मान रखिए जो भी है ओमेगा आर का मान रख दो। क्या होगा ओमेगा आर का मान 1/LC रूट ऑफ बराबर 2 पाई यहाँ से आप एफ का मान निकाल सकते हो 1/2 पाई LC। ये आपने निकाला जो भी रेखीय आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कह सकते हैं। ग्राफ समझा देता? हां भैया तो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर मैं z का मान न्यूनतम रखना चाहता हूं
तो हमने कहा कि z का मान न्यूनतम होगा जब xl बराबर xc होगा। हाँ भैया। आप में से अधिकतर बच्चे सोचेंगे कि भैया r का भी मान बदला जा सकता है। भैया r प्रतिरोध है। एक बार परिपथ बना देना, हाँ भैया, एक बार जब परिपथ बना दे तो वो प्रतिरोध क्या बदले, कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा। इनके लिए तो हम इसमें आवेश की मात्रा बदलकर इसमें हम जो फ्लक्स है, हाँ। फ्लक्स हाँ बदलकर भैया। वोल्टेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। E बराबर d5/dt होता है। हाँ भैया। E बराबर बिल्कुल। तो फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है ना, हाँ भैया। वो बढ़ाकर या कम करके किया जा सकता वोल्टा को कम ज्यादा किया जा जा सकता है है। और वो वोल्टा XC के बराबर लाई जा सकती लाई जा है। सकती है। सीधी सी बात है। हाँ भैया। लेकिन एक बार जब परिपथ का निर्माण होता है तो इस प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी को डाउट नहीं भैया। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो भी काम करना है वो इन्हीं पर करना है। हम कह रहे हैं अनुनादी आवृत्ति ये है। हाँ। मान लीजिए ये जो आ रहा है XL बराबर XC जो भी है ये यहाँ से आ रहा है। हम कह रहे हैं हाँ भैया। अगर मैं यहाँ इसका मान जैसे कल मैंने बताया था, अगर मैं इसका मान 10 रखूं और इसका मान 60 रखूं, 50 -50 का हाँ स्क्वायर भैया। 2500 आ जाएगा। क्या किया मैंने? दस और 60, 10 और 60 का तो आंसर क्या आएगा? 2500। क्योंकि इसकी जो परिणामी की वोल्ट था वो कितनी आई थी? -50। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो हम कह सकते हैं जब आवृत्ति का अंतर -50 रहा तो धारा कितना आया था? 2500। ये वाला जो भी है जो भी है इनका परिणामी। अगर मैं इसको बढ़ाकर 20 और 40 कर दूं कितना आ गया? 400। परिणामी आएगा -20। हाँ भैया। देखो ये बढ़ रहा है, इन दोनों का जो अंतर है वो बढ़ रहा है। पहले कितना था? -50। -50। अब कितना हुआ? 20। 400। और अगर कम कर दिया जाए 30 और 30 कर दिया जाए 0। अधिकतम दर देखो प्रतिबाधा कम हो गया है। हाँ भैया। ये 2500 से 400, 400 से 0 तो प्रतिबाधा कम हो रहा है। अगर मैं अगर कहूँ यहाँ पर 40 और 20 200 वापस आ जाएगा 400। क्या समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो जब आपने देखा मतलब देखो ये पहले तो प्रतिबाधा कम हुआ हाँ। 0 तक, उसके बाद प्रतिबाधा बढ़ रहा है। हाँ भैया। पहले प्रतिबाधा क्या हुआ? समझ में आ रहा है? हाँ भैया। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ और इसको मैं लिख दूँ प्रतिबाधा और इसको मैं लिख दूँ वो धारा जो भी कहे या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ देखना पहले वाले केस में क्या था? प्रतिबाधा ज्यादा 2500 थी, हाँ भैया। धारा न्यूनतम थी। एक मिनट, धारा न्यूनतम थी 0 पर है। जैसे वो 400 पर है तो धारा थोड़ा सा बढ़ेगा, हाँ भैया। वो बढ़ा बिल्कुल। और इसी प्रकार वो एक टाइम आएगा 0 पर। देखो ये 0 जो आ रहा है ना, वो 0 किसका मान है? XL माइनस XC परिणामी है हाँ भैया। वो 0। प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ अवश्य ही रहेगा। हाँ भैया। क्या समझ में आ रहा है? एक मिनट आ गया रमेश, बस आइए वहाँ। तो इसीलिए जब अभी ग्राफ बनाओगे तो ये जो ग्राफ आप ऐसा बनाओगे, हाँ भैया। यहाँ पर गैप रहेगा, वो गैप क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। हाँ भैया। इतना अंतर तो अवश्य ही रहेगा। रहेगा। अगर आप इसका उल्टा बनाओगे तो प्रतिरोध 0 मिलेगा। अगर आप धारा के लिए बात करें आवृत्ति के साथ, उसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ। जहाँ पर प्रतिरोध न्यूनतम उसी जगह पर धारा अधिकतम, और धारा अधिकतम कौन सी जगह पर है? उसको हम कहेंगे अनुनादी। किसी को डाउट? अब इसके बाद हमने यही लगा रखा है रेडियो टीवी का समस्वरण या ट्यूनिंग। तो ये ट्यूनिंग क्या है? ट्यूनिंग का मतलब मुझे उस चैनल को ट्यून करना, उस वीडियो को ट्यून करना है, मतलब मुझे उसी चीज को देखना है। जैसे मैं चाहता हूँ आज या कल जो भारत और इंग्लैंड का मैच है, हाँ भैया। T20 की मैच है, आज ही है, तो आज भारत और इंग्लैंड का जो मैच मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं घर पे जाऊंगा, टीवी में लगाऊंगा इतना नंबर और वो सामने आ जाएगा। हाँ भैया। मैच चलना स्टार्ट।
कैसे हुआ? क्या जब मैंने टीवी चालू किया तभी मैच खेलना स्टार्ट कर नहीं भैया, क्या पहले से वीडियो बना हुआ था? नहीं भैया, लाइव वीडियो चल रहा है। हाँ तो याद रहे जो वीडियोस है, जो मूवीज आप देखते हो, जो भी आप सीन देख रहे हो टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, उन सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, संकेतों के रूप में इस वायुमंडल में विद्यमान है। हाँ भैया, रिपीट कर दूं, जो लाइव टेलीकास्ट वहां से हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने सैटेलाइट पर, अपने जो भी है टावर पर उस संकेतों को भेज दिया और वहां से वो प्रवर्धित होकर कहीं दूसरी जगह भेज जा रही है। इस प्रकार वो सारे के सारे संकेत, सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे वायुमंडल में मौजूद है। किसी को यहाँ तो कोई डाउट नहीं भैया। अभी सारे देखो, सारे के सारे विद्युत चुंबकीय मौजूद, इसका मतलब उन सभी की आवृत्ति वहां पर मौजूद है। हमारे टीवी के अंदर बाहर से 240 वोल्ट या 220 वोल्ट दिया जा रहा है और उसकी भी आवृत्ति फिक्स है 50 हर्ट्ज। हमारे भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो बाहर से जो प्रत्यावर्ती धारा और उसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 50 हर्ट्ज। तो टीवी के अंदर जो आवृत्ति वो 50 हर्ट्ज है। अब टीवी के अंदर, मेरे टीवी के अंदर एल, सी और आर तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो जिस चैनल को मुझे देखना है उसकी आवृत्ति कितनी है? मुझे नहीं पता। वो तो हमारे टीवी के अंदर जो वोल्टेज आ रही है ना बाहर से, प्रत्यावर्ती धारा, उसकी आवृत्ति 50 है। जो संकेत मुझे देखना है, जैसे मुझे क्रिकेट देखना है, तो क्रिकेट मैच के आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति होगी ना, जैसे आप मोबाइल का यूज करते हो, आप नंबर डायल करते हैं 9672775700। इसकी आवृत्ति का नंबर है, इसकी भी आवृत्ति है। तो ये जो 967 आप लिख रहे हो, 277 5700, रियल में आपकी फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। अभी तो हम क्या कर लेते हैं, अपने इच्छा अनुसार नंबर चूज कर लेते हैं कि उस नंबर पे फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है। पहले नहीं, लेकिन पहले के टाइम में क्या, सिम में एक पर्टिकुलर सिम के लिए एक खास नंबर हुआ करता था। अगर सिम चेंज कर तो नंबर चेंज करना पड़ेगा। आज भले आप चेंज मत करो नंबर, कि उस नंबर पे फ्रीक्वेंसी हम सेट कर लेते हैं। लेकिन पहले जो नंबर हुआ करते थे, मान लो ये नंबर हो गया 9928469585, ये 2006 का नंबर है। उस समय एयरटेल वालों ने मुझे ये फ्रीक्वेंसी दी थी। ये रियल में इतनी फ्रीक्वेंसी थी उसकी, हमारी अब इतना तो नहीं है, लेकिन इस पे एक फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। इस संख्या पर, हाँ, इस संख्या पर एक फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। क्या बात समझ में आ रहा है? जब वो रिचार्ज खत्म हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी वो पहुंच नहीं पाती। नहीं, उस नंबर पे वो ऊर्जा देते नहीं, मतलब वो इस प्रक्रिया को हम पढ़ते 15वें चैप्टर में, वो कोर्स में नहीं है, हम आपको पढ़ाएंगे, पक्का पढ़ाएंगे। जैसे 12th खत्म हो जाएगा, जेईई की तैयारी करने के लिए आओगे, उससे पक्का पढ़ाऊंगा। और ये बराबर करता ट्रांसफार्मर नहीं, वो हम पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ नोट करना, मान लो इस पे एक फ्रीक्वेंसी सेट की, मान लो वो है 200 हर्ट्ज। तो जब मेरे एलसीआर की आवृत्ति 200 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी, तो उस समय धारा का आयाम अधिकतम हो जाएगा, तो उस समय वो चैनल देख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? अब इसमें तीनों में से किसका मान में बदल सकते हो? सी का तो बदलना सिर्फ आवेश की वजह से, बदल सकता, बदला तो जा सकता केवल एल का। और जैसे एल का मान बदलोगे, जैसे मान लो सी का मान है 50 और एल का मान है 30, तो एल की वोल्टेज को बढ़ाकर 50 के बराबर कर दो, या घटाकर 50 के बराबर मान लो जा रहा है तो। फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है उसको हम जरूर परिवर्तित कर सकते हैं, और उसी को हम परिवर्तित करते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों आवृत्ति बराबर हो जाती है और परिणामी प्रतिरोध प्रतिबाधा प्रतिरोध की बराबर हो। क्या कोई डाउट नहीं? और उस चैनल की बराबर फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। अगर उस देखो ये है ओमेगा बराबर रूट एल सी। जैसे इसका 200 मान लाना है ना, या 200 लाना है, तो ऐसा कुछ मान रखो कि इसका वैल्यू कितना आ जाए 200 इस पूरे का मान, तो मेरा चैनल वहां पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। और उसको मैं किससे कंट्रोल करूंगा? इससे, और ये किससे बना? इससे, ये किससे बना? इससे, ये किससे बना? इससे। कुल मिला के इसी को तो देखना है।
और यही होता है टीवी रिमोट में जब आप नंबर डायल करते हो 112 514 हाँ तो रियल में आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर लो। इसमें जो लिमिट है वो बच्चे को रिमोट के जब खोलते हैं चिप नहीं, लेंस से वो संकेत जाते हैं, फोटॉन्स जाते हैं। ये 14वें चैप्टर में आप जानोगे कैसे होता है। फोटो डायोड के द्वारा ये किया जाता है, संकेत को फिर आप में सिग्नल भेजा जाता है अंदर, वो सब आप 14वें चैप्टर में जानोगे, पढ़ाएंगे वहाँ। क्लियर है? हाँ भैया। तो इसी को हम कहते हैं ट्यूनिंग। क्या है, जो हमारे अंदर घर के अंदर जो टीवी है उसमें वो आवृत्ति सेट करते हैं जो आवृत्ति मुझे देखनी है। इसको हम क्या बोलते हैं? समस्वर। तो लैंग्वेज सुनिएगा एक बार। रेडियो और टेलीविजन के विद्युत परिपथों में अलग अलग प्रकार के एल और सी जुड़े होते हैं। देखो हमारे घर के अंदर जो प्लेट आती है टीवी की, उसमें केवल एक कुंडली नहीं है, अनेकों प्रकार की कुंडलियां जुड़ी होती है। अनेकों प्रकार के संधारित्र, छोटे 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 च्युइंगम टाइप के, ठीक है, च्युइंगम टाइप के अलग अलग प्रकार के संधारित्र जुड़े होते हैं। और किसी रेडियो के आसपास विभिन्न प्रकार के रेडियो सिग्नल भी मौजूद है। जैसे मेरा टीवी है, मेरा टीवी कब काम करता है तो छतरी लगा हुआ है और छतरी पे वो डब्बी लगी होती है, इस डब्बी के आसपास सारे सिग्नल कैप्चर मौजूद होता है। ये सारी प्रक्रिया हम 15 चैप्टर में जानते हैं कैसे सेट होता है। जब हमें किसी विशेष सिग्नल को सुनना या देखना होता है, जैसे कि मैंने कहा था कल मैं आपको एफएम में दिखाऊंगा, चलो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आप घर पे जाकर कर सकते हो। मोबाइल लीजिए, उसके साथ ईयरफोन को जोड़िए, ईयरफोन को थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए और मोबाइल में एफएम चालू कीजिए। एफएम समझते हो? एफएम को पूरा नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर, जो रेडियो है उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर। हाँ, उस रेडियो में आपने देखा होगा 88 नंबर का आपको चैनल का पूरा आवाज आता है, 92 पर, 96 पर, 104 पर, 108 पर, ये सारी आवृत्तियां उसमें मौजूद है। एफएम में 88 से लगाकर 87 से लगाकर 109 नहीं 108 तक होता है। सॉरी, वहाँ जो ईयरफोन है वो काम करे एंटीना का, ठीक है, क्यों एंटीना जैसे कैच करता है ना सारे सिग्नल्स को, वैसे वो कैच कर रहा होता है। क्लियर? मतलब कि वो किसी फोन में तो वो बिना ईयरफोन के चल जाता है। नहीं, आप सोचोगे किसी फोन में बिना एंटीना के वो चल जाता है, वो हमारे मोबाइल के अंदर जो आजकल के एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह उनके अंदर ऐसे सेट हो जाता है कि उनके एंटीना की साइज इतनी छोटी कर दी जाती है कि डॉट के समान हो जाता है, उसी प्लेट उसी सर्किट के ऊपर आ जाता है, तो अंदर ही होता है। अधिकांश है मोबाइल के कैमरे के नीचे या इस साइड में आप कहीं कहीं देखते होंगे, वो एंटीना का ही काम कर रहा है। कोई भी मोबाइल बिना एंटीना के काम कर ही नहीं सकता। पुराने जमाने के मोबाइल को अगर आपने देखा होगा उसमें लंबे लंबे एंटीना है, सिग्नल के लिए, बिल्कुल सिग्नल के लिए। हाँ, यहाँ पर जैसे कि ये जो ग्राफ बताया मैंने वे 2 प्रतिवेद के मान बस ये वाला, इसमें भी हम एक का मान कम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं प्रतिरोध के लिए, प्रतिबाधा के लिए, और ये बता रहे हैं धारा के लिए। ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहते हैं, वैसे वैसे प्रतिबाधा कम हो रही थी। फिर आपने प्रतिबाधा और फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो प्रतिबाधा बढ़ गई। सॉरी, उल्टा बोल दिया, समझ गए ना? और यहाँ पर प्रतिबाधा के उल्टा क्या हो गया, जब प्रतिबाधा कम हुआ तो धारा का मान बढ़ा, जितना प्रतिरोध कम हुआ जितनी बाधा कम हुई उतनी धारा बढ़ी, और जब न्यूनतम प्रतिरोध उस समय अधिकतम धारा। कॉमन सेंस ये तो वो जो सर्किट में दिया हुआ ना एल और सी तो कौन यहाँ पे नियत रहेगा, फिर कौन एल को बदल रहे बस, एल को ऊपर नीचे फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उसको करंट कुंडली। इससे कोई डाउट? और भाई देखिए वो ये ऐसे हो जाता है सिग्नल, वो 15वें चैप्टर वो बोलने नहीं किया था मैंने जो एक वर्ड बोला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर, तो ये मॉड्यूलर क्या है वो क्या मतलब है वो भी तो सीखना पड़ेगा, तब तो समझ नहीं गया था। कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर होता है, ट्रांजिस्टर होती है, क्या होते हैं वो सब पता चले तो ये सब समझ जाओगे। वाह, मैं 15वें चैप्टर पढ़ाएंगे, चाय वाला चैप्टर वो पहले कोर्स में नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहा था, हमारे आसपास बहुत सारे सिग्नल मौजूद होते हैं और जिसको सुनना है हमें एल और सी का मान बदलकर उसकी आवृत्ति के बराबर कर दिया सकते हैं। जब परिपथ की आवृत्ति बाह्य मौजूद सिग्नल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, इसका तुलना कहते हैं, और परिपथ का धारा यहाँ अधिकतम हो जाता है।
इसी कारण वो संकेत हमको सुनाई देते हैं और इसको हम ट्यूनिंग या साउंड कहते हैं। कुल मिलाकर बाहर जितनी फ्रीक्वेंसी है, जिससे क्रिकेट मैच आ रहा है एफएम पर, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, एफएम रेडियो पर कितना आ रहा है 92 नंबर का, हाँ आ गया 92 नंबर नहीं वो 92 फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं उसको सिग्नल वैसे सेट करते हैं, वो सिग्नल वैसे सेट बढ़ाते ना। एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आपने कभी एफएम चलाया हो तो पता चले, रेडियो चलाओ, रेडियो में हम ऐसा वो बोल करते हैं, बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। और रियल में आप उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा रहे हो? एल और सी का मान बदल के। कोई डाउट? तो अगला हम जानेंगे अनुनाद की निरीक्षणता। बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, कल से केमिस्ट्री का नया चैप्टर उपसंयोजक यौगिक स्टार्ट किया जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था, उपसंयोजक यौगिक पढ़ाने से पहले मैं आपको पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ठोस अवस्था जरूर पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको कल 26 जनवरी है पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा ठोस अवस्था का, और कल में हम उतना जान जाएंगे कि 90 चैप्टर में कितना काम है। बाकी डिटेल में वही 12th के बाद वापस पढ़ लेंगे। जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन जब आप करोगे